हेलो दोस्तों, आज फिर उपस्थित हुए हैं आंकिक प्रश्नों की श्रृंखला में। पिछले लेक्चर में 22 प्रश्न सॉल्व हो गए थे। आज 23वां प्रश्न लेकर आए हैं और आज भी कुछ उसी तरीके से बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है जो आने वाली परीक्षाओं में संभावित हैं। और ये भी सभी जितने भी प्रश्न दिए गए हैं ये कहीं ना कहीं परीक्षा के ही पूछे गए प्रश्नों का ही यह श्रृंखला है और ये सब बेहतरीन प्रश्नों को आज हम देख रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 23 देखिए, एक वायु संधारित्र को V1 विभवांतर पर आवेशित किया गया है और इसके समांतर क्रम में एक समरूप अनावेशित संधारित्र जिसके प्लेटों के बीच परावैद्युत भरा है जोड़ा जाता है। यदि आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात संयोजन का विभवांतर भी हो तब पदार्थ का परावैद्युतांक होगा। मतलब यहां दो संधारित्र लिए गए हैं। एक संधारित्र है, ये वायु संधारित्र है और इसका विभवांतर है V1 और इस संधारित्र के संपर्क में जो दूसरा संधारित्र लाया जा रहा है इसके समांतर क्रम में एक दूसरा संधारित्र जोड़ रहे हैं जो कि अनावेशित है। ये अनावेशित है तो इस पर कोई वोल्टेज नहीं है, इसका विभव हम कह सकते हैं 0। दूसरे संधारित्र पर कोई वोल्टेज नहीं है, अनावेशित संधारित्र है, समरूप है, यानी प्लेटों के बीच क्षेत्रफल समान है और सारे कंडीशन इसमें समरूप हो रहे हैं। बस यहां ये अनावेशित होने के कारण वोल्टेज हो जाएगा 0 और इसके बीच में कह रहा है परावैद्युत भरा हुआ है। इसमें परावैद्युत भरा हुआ है इस प्लेट के बीच। मान लीजिए परावैद्युतांक K का परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है अनावेशित संधारित्र के प्लेटों के बीच। तो अब हमें बताना है कि पुनर्वितरण के पश्चात, आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात संयोजन का विभवांतर भी हो तब पदार्थ का परावैद्युतांक क्या होगा। देखिए, आवेशों का पुनर्वितरण होगा तो वहां उभयनिष्ठ विभवांतर V इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 बटा C1 प्लस C2। ये फार्मूला पढ़ चुके हो उभयनिष्ठ विभवांतर का। अब इसमें देखिए C1 की वैल्यू, हम वायु संधारित्र है तो इसकी धारिता हम C0 अगर मान ले और यहां K परावैद्युत भरा हुआ है तो इसकी धारिता हो जाएगी, यानी C1 की वैल्यू हम C0 ले रहे हैं क्योंकि C1 की वैल्यू हो जाएगी C0 के बराबर और C2 की वैल्यू हो जाएगी K C0 का K गुना और साथ में V2 दिया हुआ है 0। ये सारे वैल्यूज अगर रख दिए जाए इसमें तो उभयनिष्ठ विभवांतर V की वैल्यू देखिए क्या मिल जाएगी हमको। C1 की जगह पे C0 लिख दिया, V1 की जगह पे हमें V1 ही लेना है प्लस C2 को हम K C0 लिख सकते हैं और V2 को कर देंगे 0 अपॉन C0 प्लस K C0। सॉल्व करने पर देखिए V इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा पोर्शन, यहां बचेगा C0 V1 अपॉन नीचे C0 कॉमन ले लीजिए 1 प्लस K हो जाएगा। C0 से C0 कैंसिल हो जाएगा। यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाए तो ये हो जाएगा V प्लस V इंटू K इक्वल टू V1 और यहां से V को पक्षांतर कर ले तो V के इक्वल टू आ जाएगा V1 माइनस V और K निकालना है तो K इक्वल टू मिल जाएगा V1 माइनस V अपॉन V। ये परावैद्युतांक K का मान होगा। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, V1 माइनस V अपॉन V, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इस तरीके से इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 24। एक चित्र दिया हुआ है, कह रहा है इस चित्र में प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है। इसमें जो प्लेट है ये प्लेटों का क्षेत्रफल A दिया हुआ है, प्लेटों के बीच की दूरी D दी हुई है, मतलब दो प्लेटों के बीच की दूरी हर जगह D लिया गया है। तब संयोजन की धारिता, तो इस संयोजन ये कितने संधारित्रों का संयोजन बन रहा है। देखिए यहां ये दोनों प्लेटें एक साथ संयुक्त की गई हैं और ये दोनों प्लेटें एक साथ संयुक्त की गई। अगर हम इस प्लेट को मान लीजिए प्लस आवेश दें, इस प्लेट को अगर प्लस आवेश दें तो इसमें ये वाला प्लस होगा, इसके सिरे पर प्लस आवेश आएगा और इसके सिरे पर प्लस आएगा, इधर भी प्लस आ जाएगा
इसी तरीके से अगर इसको हम माइनस आवेश दे रहे हैं तो यहां भी माइनस आएगा और इधर भी माइनस आएगा और यहां भी माइनस आएगा। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं क्या दिखाई दे रहा है कि यहां 3 संधारित्रों का क्रम बन रहा है। और इसका देखिए ये एक संधारित्र इस तरीके से है, एक का प्लस प्लेट इस साइड में है और माइनस प्लेट इधर है। अब इसके माइनस को दूसरे वाले के माइनस से जोड़ना है, दूसरे संधारित्र के माइनस से जोड़ना है, मतलब ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है। और फिर दूसरे वाले का प्लस पहले वाले के प्लस से, ये पहला वाला ही है, इसको 1 कहा जाए, इसको 2 कहा जाए, तो ये प्लेट 1 कही जाएगी और ये प्लेट 2 कहा जाएगा। तो इस प्रकार से यहां 3 संधारित्र निर्मित हो रहे हैं, 1 2 3 संधारित्र। और तीनों संधारित्र में क्या दिखाई दे रहा है कि तीनों की माइनस प्लेटें एक साथ संयोजित है, ऋण प्लेटें एक साथ संयोजित है इन तीनों की। देखिए यहां माइनस माइनस ये दोनों जुड़ा हुआ है और यहां से इस माइनस को भी जोड़ रखा गया है। और प्लस वाली प्लेटें एक बिंदु से जुड़ी हुई है, ये प्लस वाली प्लेटें हैं, ये एक बिंदु से जुड़ी हुई हैं। तो इस तरीके से ये संयोजन समांतर क्रम संयोजन दिखाई दे रहा है। यहां 3 संधारित्र है और तीनों संधारित्र समांतर क्रम में जुड़ा दिखाई दे रहे हैं। अब कह रहा है प्लेटों के बीच की दूरी d है और क्षेत्रफल a है। तो यहां देखिए इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी यहां d दिया हुआ है, इसके प्लेट के बीच की दूरी d दिया हुआ है। तो अब तीनों संधारित्र में d प्लेट के बीच की दूरी हो जाए, क्षेत्रफल a हो जाए, तो वायु संधारित्र की धारिता पढ़ चुके हो C0 इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बटा d, ये होता है। तो यहां प्लेटों के बीच कुछ नहीं बताया गया, परावैद्युत पदार्थ नहीं है, तो हम वायु संधारित्र मान सकते हैं। वायु संधारित्र की धारिता का यह फार्मूला होगा। अब इसमें जितने भी संधारित्र हैं C1 C2 C3, ये तीनों ही समांतर क्रम में जुड़े हैं और तीनों की वैल्यू C0 के बराबर कही जा सकती है। तो अब हम यहां देख सकते हैं संयोजन की धारिता। तो संयोजन की धारिता को अगर हम C लिखे तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। संधारित्रों के संयोजन में बताया जा चुका है, समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों का हम संयोजन करने पर धारिता सीधे जोड़ी जाती है। तो अब यहां सीधे जोड़ देंगे, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई डी प्लस A एप्सिलॉन नॉट बाई डी प्लस A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। समान राशियां हैं, जोड़ी जाएंगी तो इसी का 3 गुना मिल जाएगा, 3A एप्सिलॉन नॉट बटा डी। ये आंसर आएगा जिसका ऑप्शन सी सही होगा। तो प्रश्न संख्या 24 में ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखिए 25 नंबर, एक संधारित्र को किसी बैटरी से जोड़ा जाता है, प्लेटों के मध्य आकर्षण बल का मान होगा। एक संधारित्र है और इस संधारित्र को एक बैटरी से जोड़ रहे हैं, संधारित्र को एक बैटरी से जोड़ा जा रहा है और इसमें कहा जा रहा है प्लेटों के मध्य आकर्षण बल का मान। तो प्लेटों के मध्य आकर्षण बल F इक्वल टू होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, ये होता है। अब कंडीशन क्या दे रहा है, यदि इनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए, यानी प्लेटों के मध्य की जो दूरी है इसको आधी कर दिया जाए, तब बल कितना गुना हो जाएगा, यही हमको ज्ञात करना है। देखिए आइए कैसे ज्ञात करते हैं। तो इस फार्मूले को हम बल का संबंध दूरी के साथ दिखाने के लिए F इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट, E को हम लिख सकते हैं V अपॉन डी, E को V अपॉन डी लिखा जा सकता है, जैसा कि पीछे पढ़ चुके हैं। तो यहां से अगर संबंध निकाला जाए तो F का संबंध हुआ 1/2 एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब हमें बताना है अगर दूरी आधी कर दी जाए, मतलब d की जगह पर d/2 रख दें, तब लगने वाला बल कितना होगा। तो F डैश इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट, V कांस्टेंट है, d की जगह पर केवल d/2 किया जा रहा है, तो यहां d/2 का स्क्वायर करेंगे और सॉल्व करेंगे, यहां मिल जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर और नीचे आ जाएगा d स्क्वायर बटा 4 और 4 पलट के ऊपर जाएगा, तो यहां इंटू 4 हो जाएगा। अब ये राशि देखिए ये F के बराबर है, ऊपर F 1/2 एप्सिलॉन नॉट B स्क्वायर बटा डी स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं F डैश इक्वल टू F इंटू 4, मतलब पहले जितना बल लग रहा था
अब उस बल का 4 गुना कार्य करेगा। कहीं ना कहीं इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दूरी आधी करने पर बल 4 गुना हो जाएगा। 26 नंबर देखिए, एक संधारित्र का आवेश एक बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित करने पर, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर एक उपकरण होता है और संधारित्र के आवेश को उस उपकरण में जब प्रवाहित किया जाता है तो उसमें एक लैंप स्केल संयोजन होता है। तो उस लैंप स्केल संयोजन में विक्षेप θ1 पाया जाता है। विक्षेप θ1 पाया गया, विक्षेप का वास्तविक मान। तो विक्षेप का वास्तविक मान हम लैम्डा तरंगदैर्घ्य से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए ये डायरेक्ट सूत्र है, इसमें कोई हमें सॉल्व नहीं करना है, इसको डायरेक्ट ऐसे ही एज इट याद करना होगा कि अगर संधारित्र का आवेश बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित किया जाए तो उसके लैंप संयोजन में विक्षेप होगा θ1 इंटू 1 प्लस लैम्डा बाई 2। इस प्रकार ये 26 प्रश्न कंप्लीट। देखिए प्रश्न नंबर 27, धारिता सी के वायु संधारित्र को विभवांतर बी के स्रोत से जोड़कर क्यू आवेश दिया गया। स्रोत को संधारित्र से अलग करके उसके प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी करने पर आवेश, धारिता और विभवांतर होगा। इसमें हमें बताना है कि अगर कोई संधारित्र की धारिता सी हो और सी संधारित्र की वायु संधारित्र है और उसको बी विभवांतर वाले स्रोत से जोड़ा जाए और क्यू आवेश दिया जाए, यानी आवेशित किया गया है और उसके बाद में कह रहा है स्रोत को अलग कर दिया जा रहा है और प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी की जा रही है। तो प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी करेंगे और स्रोत को कहीं ना कहीं अलग करेंगे, तो स्रोत को अलग करने पर आवेश का मान अपरिवर्तित रहेगा, आवेश नहीं बदलेगा, चाहे प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाए घटाए। जब स्रोत अलग कर दिया गया तो आवेश फिक्स रहेगा। अब आवेश फिक्स किसमें है? इन दोनों में है। ये दोनों गलत हो चुका, अब इन दोनों में से कौन सा सही होगा? फिर आगे देखिए, जब हम वायु संधारित्र के स्रोत को संधारित्र से अलग करके उसकी प्लेटों के बीच की दूरी दुगनी करेंगे, तो प्लेटों के बीच की दूरी दुगनी करने पर धारिता का मान घटना चाहिए, धारिता कम होना चाहिए। तो धारिता इसमें दुगना हो रहा है और इसमें आधा हो रहा है। तो अब इस तरीके से गेस लगाकर भी हम बता सकते हैं कहीं ना कहीं कि संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी दुगनी करेंगे तो धारिता आधी हो जाएगी और वोल्टेज दुगना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये दोनों पहले ही गलत है, यहीं से कह सकते हो कि आवेश चूंकि अपरिवर्तित रहना चाहिए, संधारित्र से स्रोत हटा लिया गया तो जितना आवेश उसको क्यू आवेश तक चार्ज किया गया था तो वो आवेश अपरिवर्तित रहेगा। और प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाई गई तो प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर जो धारिता होती है वो घट जाती है। धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, सूत्र पढ़ चुके हो, C इक्वल A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो डी और C एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता घटना चाहिए और इसमें 2C था इसलिए यह गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 28, यहां एक परिपथ दिखाया गया है जिसमें ए और बी बिंदुओं के बीच में 3 संधारित्र जुड़े हुए हैं, C1, C2, C3। और C1 संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड दिया है और इस पर आवेश जा रहा है प्लेटों पर 24 माइक्रोकूलम। 24 माइक्रोकूलम। देखिए C1 का मान दिया है 2 माइक्रोफैरड और इस पर आवेश जा रहा है Q1 24 माइक्रोकूलम। तो अब बताइए वोल्टेज कितना होगा इस संधारित्र C1 पर? अगर विभव देखा जाए तो विभव कितना होगा? तो C बराबर Q बटा B और B बराबर अगर कहें B बराबर कहें तो ये हो जाएगा Q बटा C। Q1 C1 लिख देंगे, यानी पहले वाले संधारित्र के प्लेटों पर विभव अगर देखा जाए B से लिखें तो V इक्वल हो जाएगा पहले संधारित्र के प्लेट पर आवेश और बटा उसकी धारिता। तो यहां से वोल्टेज निकाल दीजिए। V कितना आएगा पहले संधारित्र के प्लेटों पर? तो ऊपर दिया हुआ है आवेश 24 माइक्रोकूलम और धारिता है 2 माइक्रोफैरड। तो दोनों में माइक्रो है, माइक्रो माइक्रो कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 2 से कटेगा तो आ जाएगा 12 वोल्ट। माइक्रो माइक्रो दोनों में है, कैंसिल हो जाएगा। 12 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होगा पहले संधारित्र के प्लेट पर और दूसरा संधारित्र इसके समांतर क्रम में जुड़ा है। तो जितना वोल्टेज पहले संधारित्र पर उतना ही वोल्टेज
दूसरे संधारित्र पर। C2 इसके समांतर क्रम में है तो इस पर भी विभव 12 वोल्ट ही आएगा। अब देखिए दूसरे संधारित्र पर आवेश की गणना की जाए तो आवेश Q बराबर हो जाएगा C2 इंटू V। इस पर वोल्टेज वही होगा जो C1 के प्लेटों पर था, क्योंकि दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं। और धारिता इसकी दी हुई है 3 माइक्रोफैरड। तो अब यहां से देखिए Q2 आवेश की गणना करेंगे, दूसरे संधारित्र पर आवेश कितना है तो Q2 इक्वल टू हो जाएगा C2 का मान 3 गुणे 10 का घात माइनस में 6 और V का मान है 12। तो ये 12 से गुणा कराएंगे तो 12 3 36 गुणे 10 का घात माइनस 6 कहिए, या इसको हम माइक्रो के रूप में ही लिखा रहने दे तब भी सही है। माइक्रो कूलाम इतना कूलाम होगा या 36 माइक्रो कूलाम कह सकते हैं। इसको माइक्रो कूलाम में ही रख के सॉल्व किया जाए तो 36 माइक्रो कूलाम आवेश C2 के प्लेटों पर होगा। अब C1 का आवेश और C2 का आवेश, इन दोनों के आवेशों का योग C3 पर जाएगा। ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं और इसके श्रेणी क्रम में C3 जुड़ा हुआ है। तो श्रेणी क्रम में प्लेटों पर आवेश समान होता है, जितना इन दोनों के तुल्य प्लेट पर आवेश होगा वही आवेश यहां रहेगा। देखिए हमें निकालना है Q3 का मान, तो Q3 का मान कितना होगा, Q3 इक्वल टू Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2। तो आंसर भी दिया हुआ है ऑप्शन में, माइक्रो के पदों में दिया है तो हम माइक्रो के पदों में वैल्यू रखेंगे। Q1 का मान दिया था 24 माइक्रो कूलाम प्लस Q2 आया है 36 माइक्रो कूलाम। इन दोनों को जोड़ा जाए तो इनका योगफल हो जाएगा 6 4 10 और 3 2 5 1 6 60 माइक्रो कूलाम। Q3 का मान निकालना था तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर बी के समान हमारा उत्तर आ रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 ये डिस्क्रिप्टिव प्रश्न है, इसको हमने ऑब्जेक्टिव नहीं बनाया है। देख लीजिए, हम इन प्रश्नों को हटा दें और इस डिस्क्रिप्टिव प्रश्नों के लिए स्पेस थोड़ा खाली कर लिया जाए। प्रश्न संख्या 29 देखिए, इसमें कह रहा है दो बिंदु आवेश है, एक है प्लस Q और दूसरा है -2Q। एक दूसरे से D दूरी पर स्थित है। इन दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ है D, इन दोनों के बीच की दूरी है D। दोनों आवेश D दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ऐसे बिंदुओं की स्थिति ज्ञात कीजिए जहां पर आवेशों के इस निकाय के कारण विभव शून्य हो। तो देखिए, दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर दो ऐसे बिंदु होंगे जहां विभव शून्य, और दोनों बिंदु छोटे आवेश यानी जिस आवेश का परिमाण छोटा है उसी ओर स्थित होंगे। तो अगर हम कहें Q से -2Q के बीच, इन दोनों के बीच में एक बिंदु ऐसा मिलेगा Q के निकट जहां पर विभव शून्य होगा, यहां भी विभव शून्य होगा। और इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर बाहर अगर देखें तो बाहर भी बिंदु हमें मिल सकता है Q के समीप, यहां भी एक बिंदु मिल सकता है, यानी दो बिंदु ऐसे मिल सकते हैं। हमने मान लिया पहले कि दोनों आवेशों के बीच में, हमने बीच वाला केस लिया कि दोनों आवेशों के बीच में Q आवेश से x दूरी पर, Q आवेश से x दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर विभव भी 0 है। तो अब इस x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बिंदु P पर विभव शून्य मतलब +Q आवेश के कारण विभव और -2Q आवेश के कारण विभव, दोनों विभव का योग शून्य होगा, तभी हम निकाल पाएंगे। तो अब हम यहां से देखिए कैसे निकालेंगे। बिंदु P पर परिणामी विभव शून्य किस स्थिति में होगा। बिंदु P पर देखिए दोनों आवेशों के बीच वाले केस में, दोनों आवेशों के बीच, हमें दोनों आवेशों के बीच वह बिंदु तलाशना है, वह स्थिति देखनी है जहां निकाय का वैद्युत विभव शून्य हो। तो इसके लिए हम यहां x दूरी हमने माना है, तो देखिए Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कितना होगा। Q आवेश के कारण हम लिखें KQ/x, ये लिख सकते हैं, जहां के 1/4πε0 के इक्वल कहा जा सकता है। और अब देखिए
2q आवेश के कारण इस बिंदु P पर विभव, तो अब ये पूरी दूरी d है और इतनी दूरी x है, तो ये दूरी कितनी होगी, तो इस दूरी को हम लिख सकते हैं d माइनस एक्स, डी माइनस एक्स, ये दूरी हो जाएगी। यानी अब हम इसको देखिए -2q आवेश है, तो -2q आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव, ये हो जाएगा k इंटू -2q अपॉन दूरी है d माइनस एक्स, डी माइनस एक्स, और इन दोनों का विभव हमें शून्य लेना है, इस बिंदु P पर विभव शून्य होना चाहिए। तो अब हमें x का मान निकालना है इसी को सॉल्व करके। तो देखिए इसमें जो कॉमन है उसको कॉमन ले लिया जाए, तो इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, के क्यू बाई के क्यू केवल कॉमन दिख रहा है, के इंटू क्यू, तो के इंटू क्यू अगर कॉमन ले ले तो यहां बचेगा 1/x, यहां प्लस माइनस गुणा होके माइनस हो जाएगा, और के क्यू निकल गया तो यहां 2 आएगा, डी माइनस एक्स बराबर 0। अब के क्यू 0 बराबर नहीं हो सकता, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, यहां से हम सॉल्व करें के क्यू को 0 के नीचे ले जाके 0 कर सकते हैं, 1/x माइनस 2/d माइनस एक्स बराबर 0। पक्षांतर कर लीजिए, पक्षांतर करेंगे तो 1/x इक्वल टू 2/d माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व किया जाए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, 2x इक्वल टू डी माइनस एक्स, एक्स को बाई ओर लाएंगे तो x इधर आके प्लस हो जाएगा, 2x और x जुड़ के 3x हो जाएगा, 3x इक्वल टू डी। तो देखिए x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x इक्वल टू डी बाई 3, x इक्वल टू डी बाई 3, मतलब दोनों आवेशों के बीच की जितनी दूरी थी उसका 1/3 दूरी पर, दोनों आवेशों के बीच में x से डी बाई 3 दूरी पर वैद्युत विभव शून्य मिल जाएगा। अब इसी प्रकार दोनों आवेशों से बाहर वाला जो बिंदु लिया गया, इस क्यू बिंदु इसको कह दे, मान लीजिए दोनों आवेशों के बाहर एक बिंदु स्थित है, वहां भी विभव शून्य है, तो इस बिंदु की स्थिति कैसे देखें, तो दोनों आवेशों के बाहर, दोनों आवेशों के बाहर वाली स्थिति को हमें ढूंढना है कि कितनी दूरी पर विभव शून्य होगा। तो यहां से देखिए अब इस -2q आवेश से इस बिंदु की दूरी कितनी हो जाएगी, अगर इसको हम मान लें x दूरी, इसको हमने मान लिया x दूरी कि प्लस q कूलम आवेश से x दूरी पर दोनों आवेशों से बाहर की ओर वैद्युत विभव शून्य है, तो अब यहां इसके कारण विभव और इसके कारण विभव दोनों का योग शून्य दिखाएंगे। यहां से देखिए ये हो जाएगा के क्यू अपॉन, इसको x लिखा गया है, प्लस यहां से दूरी लेंगे ये हो जाएगा के माइनस टू क्यू अपॉन, ये दूरी हो जाएगा यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी, तो इनके दोनों आवेशों के बीच की दूरी पहले से d है और x दूरी इधर बढ़ रहा है, तो इधर d प्लस एक्स लिखा जाएगा, d प्लस एक्स, और ये 0 के बराबर होना चाहिए। फिर वही के क्यू कॉमन हो जाएगा, यहां जाएगा 1/x और ये प्लस माइनस का गुणा माइनस, यहां 2/d प्लस एक्स आएगा, d प्लस एक्स इक्वल टू 0। के क्यू को हम 0 के नीचे ले जाए तो यहां जाएगा 1/x प्लस 2/d प्लस एक्स, प्लस माइनस का गुणा यहां माइनस होना चाहिए, यहां -2q था तो ये माइनस चिन्ह आएगा, यहां माइनस चिन्ह आएगा, यहां d प्लस एक्स इक्वल टू 0। पक्षांतर करेंगे 1/x इक्वल टू 2/d प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2x इक्वल टू d प्लस एक्स, पक्षांतर करेंगे तो 2x माइनस एक्स इक्वल टू d, घटाएंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा d के बराबर। मतलब प्लस क्यू आवेश से बाहर की ओर अगर देखें तो d दूरी पर, जितना दोनों आवेशों के बीच की दूरी थी उतनी दूरी पर बाहर वैद्युत विभव शून्य प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से प्रश्न संख्या 29 हमारा हो चुका है कि शून्य विभव कहां मिल सकता है, तो दोनों आवेशों के बीच में d/3 दूरी पर, और दोनों आवेशों से बाहर q आवेश की ओर d दूरी पर दो ऐसे बिंदु हैं जहां वैद्युत विभव शून्य प्राप्त हुआ है। अब अगला देखिए,
प्रश्न संख्या 30 देखिए कैसे। दो आवेशित प्लेटों के बीच एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक आवेश Q, देखिए दो आवेशित प्लेटें हैं, ये दो आवेशित प्लेटें हैं और इनके बीच एक समान वैद्युत क्षेत्र है, तो इस पर हमने मान लिया धन आवेश है और इस पर है ऋण आवेश। ये भीतरी सिरे पर है लेकिन हमने बाहर दिखा दिया है, कोई दिक्कत नहीं। और यहां देखिए वैद्युत क्षेत्र एक समान, पूरे प्लेट के बीच में एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। वैद्युत क्षेत्र E दोनों प्लेटों के बीच एक समान है। और यहां देखिए कह रहा है कि दो आवेशित प्लेटों के बीच एक समान वैद्युत क्षेत्र E में एक आवेश Q को बंद आयताकार पथ पर घुमाने में, एक बंद आयताकार पथ ले लिया जाए, एक बंद आयताकार पथ हमने ले लिया, ये मान लीजिए इस पथ की चौड़ाई जो है वो D मान लिया हमने, D चौड़ाई है यहां से यहां तक। तो इस बंद आयताकार पथ पर एक आवेश को घुमाया जा रहा है, एक आवेश को घुमाया जा रहा है इस तरीके से। यहां से मान लीजिए पॉइंट 1 है, 2 है, ये 3 है और ये 4 है। हमने इन चारों पथ को दिखा दिया कि पहले पथ ए से, यानी पथ 1 से 2 पर ले जाया जाता है और फिर 2 से 3, 3 से 4, फिर 4 से 1। दो आवेशित प्लेटों के बीच एक समान वैद्युत क्षेत्र E में एक आवेश Q को बंद आयताकार पथ पर घुमाने में कितना कार्य करना होगा। यहां अगर कोई आवेश Q को घुमाया जा रहा है तो कितना कार्य करना होगा, हमें उस कार्य की गणना करनी है। तो देखिए सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की दिशा यह है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा यह है और यहां पथ 1 से 2 वाले में देखा जाए, भाई स्वाभाविक है कि प्लेटों के बीच एक समान वैद्युत क्षेत्र E कार्य कर रहा है और आवेश Q को जैसे ही प्लेटों के बीच रखेंगे उस पर वैद्युत बल लगेगा। वैद्युत बल लगेगा, कितना वैद्युत बल, तो F इक्वल टू Q इंटू E, इतना वैद्युत बल आवेश पर कार्य करेगा। अब पहले वाले पथ में देखिए पथ 1 से 2 तक जब जाएगा, पथ 1 से 2 तक, तब कृत कार्य कितना होगा। पहले पथ में पथ 1 से 2 तक ले जाने में कृत कार्य नहीं कह सकते। आवेश को अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ले जाया जाता है तो वहां कार्य प्राप्त होता है, तो ये कार्य प्राप्त होगा, क्षेत्र द्वारा कार्य हो रहा है। यहां प्राप्त कार्य हम लिख सकते हैं 1 से 2 वाले मार्ग पर अगर जाए तो इसको ले जाने में, पथ 1 से 2 पर ले जाने में प्राप्त कार्य, तो चौड़ाई यहां D माना गया है, तो D माना गया, देखिए तो विस्थापन D का कहेंगे होगा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विस्थापन D हो रहा है और बल कितना लग रहा है, F इंटू D, बल गुणे विस्थापन कह सकते हैं, कार्य के बराबर होगा। बल गुणे विस्थापन कार्य के बराबर होगा। बल लग रहा था F और बल की दिशा में विस्थापन हो रहा है, तो F इंटू D हम लिख सकते हैं कृत कार्य के बराबर। यहां से देखिए F की वैल्यू हम रख दें Q इंटू E इंटू D, ये लिखा जा सकता है। अब देखिए ठीक नीचे वाला पथ 3 से 4 पर, तो पथ 3 से 4 पर जब ले जाएंगे ले जाने पर कृत कार्य, यहां वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ले जा रहे हैं तो यहां कृत कार्य होगा 3 से 4 पर ले जाने पर या ले जाने में कृत कार्य। तो हमें मालूम है कि प्राप्त कार्य ऋणात्मक और कृत कार्य धनात्मक होता है। अगर हम क्षेत्र के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं तो वो कार्य धनात्मक होगा और अगर क्षेत्र द्वारा कार्य किया जा रहा है तो वो कार्य ऋणात्मक होगा। तो यहां पहले वाला जो कार्य था यह कार्य हमको ऋणात्मक प्राप्त होगा, इसको हम लिख सकते हैं माइनस में। यह कार्य ऋणात्मक होगा, इसको हम माइनस में लिख सकते हैं, यहां चिन्ह माइनस लगा सकते हैं, माइनस QED।
और यहां देखिए 3 से 4, यहां भी विस्थापन किया जा रहा है, क्षेत्र के विरुद्ध किया जा रहा है, तो इसको हम प्लस में लिखेंगे QE इंटू डी, ये हो जाएगा। अब बाकी देखिए लंबाई के अनुदिश, तो लंबाई के अनुदिश अगर 2 से 3 पर लाए या 4 से 1 पर ले जाएं तो वहां कृत कार्य शून्य होगा। कारण भाई बल लग रहा है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, बल की दिशा यह है, और विस्थापन ऊपर से नीचे आएंगे तब भी लंबवत है और नीचे से ऊपर जाएंगे तब भी लंबवत है। तो बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होने के कारण पथ 2 से 3 और 4 से 1, देखिए पथ 2 से 3 तथा 4 से 1 पर ले जाने में कृत कार्य जो होगा वो शून्य होगा, कृत कार्य शून्य होगा। रीजन क्या है? क्योंकि भाई इन दोनों पथों पर देखा जाए तो बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत है, बल और विस्थापन परस्पर लंबवत है। तो हम सूत्र पढ़ चुके हैं, W बराबर FD cos थीटा, FS cos थीटा या FD cos थीटा। तो जब cos थीटा में 90 रखेंगे तो cos 90 0 होने के कारण कृत कार्य इन दोनों पथों पर कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा या ना प्राप्त होगा। इन दोनों में जितना कार्य प्राप्त हुआ उतना ही इस पथ पर करना पड़ा। तो अगर हम नेट कार्य कहें कि पूरा एक चक्कर घुमाने में कितना कार्य किया गया, देखिए अतः आवेश को पूरा एक चक्कर घुमाने में नेट कार्य, नेट कार्य क्या मिलेगा? जितना ऋणात्मक मिला था इस पथ पर, जितना ऋणात्मक मिला था उतना ही इस पथ पर धनात्मक मिल रहा है, और इन दोनों पथों पर शून्य मिल रहा है। तो टोटल कार्य देखा जाए तो शून्य ही होगा, इसका जवाब होगा शून्य। दो आवेशित प्लेटों के बीच एक समान वैद्युत क्षेत्र E में एक आवेश Q को बंद आयताकार पथ पर घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो इसका जवाब आएगा शून्य, कार्य यहां शून्य होगा। अगर हम आयताकार पथ पर घुमा रहे हैं तो कृत कार्य शून्य होगा, कोई कार्य नहीं मिलेगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 31। तो 31 में क्या कह रहा है? दो आवेशित क्षैतिज प्लेटों जिनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है के बीच 4 × 10⁻³ किलोग्राम भार तथा 2.4 10⁻−18 कूलाम आवेश का एक कण स्थिर होकर लटक रहा है। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। हमें दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। देखिए कैसे निकालेंगे। तो इस प्रश्न को देखिए, अब कुछ इस तरीके से सिचुएशन है। ये दो प्लेटें हैं, आवेशित हैं, ये दो आवेशित प्लेटें हैं। हमने मान लिया कि प्लेट ये है, एक प्लेट ऋणात्मक ले लिया जाए, दूसरा प्लेट धनात्मक। तो धन से ऋण की ओर वैद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाया गया है। एक धनात्मक प्लेट हमने नीचे ले लिया और ऋणात्मक प्लेट हमने ले लिया ऊपर। तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? लंबवत, ऊपर की ओर। अब इस प्लेट के बीच में कह रहा है कि जिनके बीच की दूरी, प्लेट के बीच की दूरी दिया हुआ है, प्लेट के बीच की दूरी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। और इनके बीच में 4 × 10⁻−13 किलोग्राम भार का और 2.4 10⁻−18 किलोग्राम आवेश का एक कण स्थिर होकर लटक रहा है। यहां कोई कण है वो स्थिर होकर लटक रहा है। इसका अपना द्रव्यमान भी है और आवेश भी है। तो इस कण का द्रव्यमान दिया है, इस कण का द्रव्यमान दिया है 4 × 10⁻13 किलोग्राम, इतना केजी इसका द्रव्यमान है। और आवेश इस पर
तो आवेश Q की वैल्यू दिया हुआ है 2.4 10 का घात -18 कूलम। इतना आवेश है इस कण पर। तो स्थिर होकर लटक रहा है, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है और जी का मान दिया हुआ है। तो देखिए विभवांतर कैसे निकालें। तो विभवांतर ज्ञात करने के लिए देखिए, अगर वैद्युत क्षेत्र ऊपर है और भार नीचे है, ये तभी लटक सकता है प्लेटों के बीच में जब इसका भार और लगने वाला वैद्युत बल ये दोनों एक दूसरे को संतुलित करें। जब ये दोनों एक दूसरे को संतुलित करेंगे तभी यह स्थिर होकर प्लेटों के बीच लटक सकता है। तो वही संतुलनावस्था हमें देखना है। संतुलन की अवस्था में QE बराबर mg होगा। हमें निकालना है V का मान, प्लेटों के बीच विभवांतर। तो फार्मूला पढ़ चुके हो, E बराबर V/D। E की जगह पर अगर V/D रख दिया जाए तो यहां हमें मिल जाएगा Q इंटू V/D इक्वल टू mg। या कैंची गुणन करा दिया जाए तो यहां से V निकाला जाए तो V बराबर क्या आएगा, V बराबर आ जाएगा mg/d/q। अब इसमें हम अगर मान रख दे तो V निकाल सकते हैं, सारी वैल्यूज दी हुई है, रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो V इक्वल टू हो जाएगा, m की वैल्यू है 4 × 10⁻13, G दिया हुआ है 10, ये 10 हो जाएगा। और D की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में बदल के रखेंगे, 2 × 10⁻2 मीटर। और आवेश Q है 2.4 10 का घात -18 कूलम। अब इसको सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करें, तो यहां कहीं पॉइंट हटा के एक जीरो बढ़ा सकते हैं। हम पॉइंट यहां से अगर हटा दें और एक जीरो यहां मान लीजिए बढ़ा रहे हैं, तो ये 10 का घात 2 बन जाएगा। और 10 का घात ये -2 है, -2 + 2 एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है और ये बन रहा 24। दशमलव जब हटा यहां एक जीरो बढ़ाया, या ऐसा कह सकते हो कि हमने ऊपर 10 गुणा किया, नीचे 10 गुणा किया, तो 2.4 में 10 गुणा करने पर 24 बन गया। और 10 में 10 गुणा करेंगे 100 बन जाएगा। अब इनको देखिए कैंसिल कर सकते हैं, 4 से काट दे 24 को, 4 × 6 = 24, 6 बार में कट जाएगा। और 2 से काट दे इस 6 को, तो 2 × 3 = 6, ये भी कट जाएगा। 2 से 6 कट गया, नीचे आ गया 3। और ऊपर कितना बचा, तो ऊपर यहाँ 100 है और यहाँ 10 का घात 2 है, 10 का घात 13 है, इसको ऊपर ले चले। देखिए टोटल घात देखा जाए तो यहाँ कुल मिलाकर 1/3 को हमने आगे कर लिया, 1/3। और उसके बाद 10 का घात यहाँ -13 -2 मिलके -15 हुआ, और प्लस में 2 यहाँ है। तो चलो इस 2 घात से इस 2 घात को काट रहे हैं, +2 घात यहाँ है, -2 यहाँ है, एक दूसरे से निरस्त होगा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में मिलेगा, 10 का घात +18 बनेगा। 18 में से 13 घटाएंगे तो 10 की घात 5 आएगी। 18 में से 13 जब ऊपर ले जाएंगे पॉजिटिव 18 हो जाएगा, और यहाँ माइनस में है 13, तो 18 में से 13 घटेगा तो 5 घात धनात्मक मिलेगा। तो 1/3 10 का घात 5 हमें मिल जाएगा वोल्ट। या इसको अगर 1/10 यहां से बाहर निकाले तो 10/3 10 का घात 4 भी इसको लिख सकते हैं वोल्ट। या और ज्यादा सॉल्व करना है तो इसको हम 3.33 10⁴ भी लिख सकते हैं, इतना वोल्ट आएगा। यही आंसर होगा। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर 3.3 10 का घात 4 वोल्ट होगा। देखिए प्रश्न संख्या 32, निर्वात में किसी बिंदु x, y, z प्रत्येक मीटर में पर वैद्युत विभव V बराबर 2x² वोल्ट है। बिंदु 1 मीटर, 0 मीटर, 2 मीटर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यहां जो पोटेंशियल लिया गया है विभव वो वेरिएबल है, x अक्ष के अनुदिश ये परिवर्तित हो रहा है। V बराबर 2x² वोल्ट, और हमें बताना है इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में एक संबंध पढ़ चुके हो कि विभव प्रवणता dV/dx के ऋणात्मक मान के बराबर E होता है। तो हम यहां परिमाण लेंगे। देखिए अगर इसका हम x के सापेक्ष अवकलन कर दे तो हमें वैद्युत क्षेत्र मिल जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो जाएगी। तो यहीं से देखिए अवकलन करा दीजिए, E निकालना है तो d/dx ऑफ 2x²। तो 2 को हम बाहर कह सकते हैं, कांस्टेंट है। x² का अवकलन करेंगे तो 2x हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई होके 4x बन जाएगा।
अब इस बिंदु पर देखिए, बिंदु में x की वैल्यू 1 मीटर, y की 0 और z की 2। तो यहां ये x के पदों में दिया है, मतलब विभव जो है वो x अक्ष के अनुदिश परिवर्तनशील है। तो हम यहां x बराबर 1 यूज कर लेंगे। x बराबर 1 मीटर रखने पर E का मान क्या मिलेगा? x बराबर 1 मीटर रखने पर जो आएगा वही इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। दिए हुए बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा 4 गुणे 1 बराबर 4 मीटर। यही आंसर हो। 4 न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर लिखेंगे, वोल्ट प्रति मीटर, यह वैद्युत क्षेत्र होगा। निर्वात में किसी बिंदु पर एक्स वाई जेड दिया था और यह विभव दिया था, और हमें इस बिंदु पर 1 मीटर 0 और 2 इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालना था। तो वैद्युत क्षेत्र 4 वोल्ट प्रति मीटर लिखा जा सकता है। फिर अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में कह रहा है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है, उनके बीच की दूरी d है। प्लेटों के बीच आधे आधे भाग में दो भिन्न भिन्न विद्युत रोधी पदार्थ जिनके परावैद्युतांक k1 व k2 है, दो विन्यासों में बारी बारी भरे जाते हैं। प्रत्येक विन्यास में संधारित्र की धारिता ज्ञात है। तो यहां देखिए दो विन्यास दिखाया गया है। एक विन्यास में ये आधा भाग इधर k1 परावैद्युतांक का पदार्थ और इधर आधे भाग में k2 परावैद्युतांक पदार्थ। प्लेटों के बीच की दूरी d दी हुई है और क्षेत्रफल पूरा a है और आधा यहां देखिए a/2। यहां a/2 क्षेत्रफल में k1 है और शेष a/2 में k2 है। तो इस पहले विन्यास में धारिता निकालना और ये दूसरे विन्यास में। तो दूसरे विन्यास में सीधा सीधा रखा गया है। देखिए प्लेटों के आधी दूरी में k1 परावैद्युतांक और शेष आधी दूरी में k2 परावैद्युतांक। तब इन दोनों विन्यासों में हमें निकालना है धारिता। देखिए धारिता की गणना कैसे करेंगे। तो पहले विन्यास में हम देख लें, पहले वाले विन्यास में, तो पहले विन्यास को हम अगर ए से लिखें तो ए वाले में ये पहला विन्यास मान लीजिए ए और इस विन्यास को हम बी लिख रहे हैं। तो ए वाले में क्या दिखाई दे रहा है? देखिए इनको हम इस प्रकार मानेंगे कि ये दो संधारित्र हैं। भाई ये दो संधारित्रों में विभक्त हो रहे हैं। यहां से यहां तक k1 है तो इसका प्लेट के बीच में k1 परावैद्युतांक है और इधर प्लेट के बीच में k2। इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार से दिखाई दे रहा है और ये दोनों ही एक बिंदु से जुड़ी हुए हैं, यहां जुड़े हैं और ये दोनों दूसरे बिंदु से जुड़े हुए हैं। अगर इसका हम ब्लॉक डायग्राम देखें तो कुछ इस तरीके से है कि इतने में k1 परावैद्युतांक का पदार्थ और इतने में k2 परावैद्युतांक का पदार्थ, और कुछ इस प्रकार से ये दोनों जुड़े हुए हैं, ये k1 और ये k2। यहां क्या दिखाई दे रहा है? ये दोनों किस क्रम में है? तो समान प्लेटें समान एक बिंदु से जुड़ी हो तो ये समांतर क्रम कहा जाएगा। तो यहां दोनों k1 और k2 जो परावैद्युतांक वाले पदार्थ भरे गए हैं वो दो संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े वाले प्रबंध को प्रदर्शित कर रहे हैं। भाई इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि दो समांतर क्रम में संधारित्र जुड़े हो, इस प्रकार से प्रबंध दिख रहा है। तो अब यहां देखिए हम पहले वाले संधारित्र की धारिता को अगर CK1 लिखें और दूसरे को CK2 लिखें तो तुल्य धारिता कितनी होगी? इस संयोजन की या इस विन्यास की तुल्य धारिता, तो विन्यास ए की तुल्य धारिता तो समांतर क्रम में सूत्र पढ़ चुके हैं। CK बराबर CK1 प्लस CK2 फार्मूला पढ़ चुके हैं। C बराबर C1 प्लस C2। क्या के परावैद्युतांक वाले पदार्थ हैं तो हम सीधे जोड़ देंगे। अब देखिए यहां से CK बराबर क्या आएगा? CK इसका हो जाएगा K1 A एप्सिलॉन नॉट, A की जगह पे A/2 प्रयुक्त करेंगे। देखिए पहले वाले विन्यास में प्रत्येक संधारित्र का जो क्षेत्रफल है वो A/2 लिया जाएगा। A/2 यहां से यहां तक का क्षेत्रफल जो दिया है वो A/2 है। A की जगह पर यहां हम A/2 प्रयुक्त करेंगे पहले वाले संधारित्र में। K A/2 एप्सिलॉन नॉट बटा प्लेटों के बीच की दूरी है d, तो यहां d लिख देंगे, प्लस दूसरे वाले में भी K2 A/2 एप्सिलॉन नॉट बटा प्लेटों के बीच की दूरी d। यहां से CK मिल जाएगा हमको, CK इक्वल टू d, एलसीएम लेंगे
तो ऊपर हो जाएगा, देखिए ऊपर हम कॉमन ले सकते हैं बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये K1 प्लस K2 ब्रैकेट में आ जाएगा, ये हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बटा 2 कॉमन, और यहां आ जाएगा K1 प्लस K2। या इसको इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं, CK इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बटा 2D के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं K1 प्लस K2, K1 प्लस K2, और यहां से मिल जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बटा 2D, ये आ जाएगा। तो पहले वाले विन्यास की जो तुल्य धारिता होगी वो इतना मिल जाएगा। अब इसी प्रकार से हम दूसरे विन्यास की तुल्य धारिता निकालें। देखिए विन्यास 2 की तुल्य धारिता, तो विन्यास 2 देखिए किस प्रकार का संयोजन दिख रहा है। तो विन्यास 2 में अगर इसको तोड़ा जाए तो ये इस प्रकार से है, ये एक संधारित्र इधर बन रहा है और दूसरा संधारित्र ये दिखाई दे रहा है। ये दो संधारित्रों का संयोजन इस प्रकार से है, इसमें K1 और इसमें K2 परावैद्युतांक का पदार्थ भरा है, K1 और K2, और प्लेटों के बीच की दूरी देखिए यहाँ d/2 है, d/2 इसकी भी और d/2 इसके प्लेट के भी बीच की दूरी। क्षेत्रफल दोनों का समान है, क्षेत्रफल इसका भी ये होगा, इसका भी होगा। यहाँ दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हो, इस प्रकार से प्रबंध है। इसमें जो परावैद्युत भरे गए हैं, यह प्रबंध दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हो, इस प्रकार से प्रदर्शित कर रहा है। अब हम यहां भी देखिए श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता कैसे निकालते हैं। तो इस विन्यास में हम विन्यास बी में तुल्य धारिता निकालेंगे। विन्यास बी में तुल्य धारिता, तुल्य धारिता यहां समांतर श्रेणी संयोजन है, तो श्रेणी संयोजन में हम लिख सकते हैं CK इक्वल टू CK1 इंटू CK2 अपॉन CK1 प्लस CK2, ये दिखाया जा सकता है। या इसको 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते थे, लेकिन सॉल्व करके ये भी सरलतम रूप हमने बताया है। तो अब यहां से निकाल दीजिए CK1 की वैल्यू कितनी होगी। तो CK1 की वैल्यू देखिए, यहां प्लेटों के बीच की दूरी हमें करना है d/2, तो ये हो जाएगा K1 A एप्सिलॉन नॉट और नीचे आ जाएगा बट्टा d/2, ये हो जाएगा CK1 की वैल्यू। और CK2 की वैल्यू K2 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन d/2, यही चीज नीचे K1 A एप्सिलॉन नॉट बट्टा d/2 प्लस K2 A एप्सिलॉन नॉट बट्टा d/2, ये आ जाएगा। अब देखिए कॉमन ले लीजिए, कुछ कॉमन देखिए क्या दिखाई दे रहा है। CK इक्वल टू, ऊपर K1 K2 को अलग कर ले तो बाकी राशियां बिल्कुल समान है, स्क्वायर के रूप में मिल सकती हैं। यहां से हो जाएगा K1 इंटू K2 और ब्रैकेट में आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन d/2 का होल स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट d/2, एप्सिलॉन नॉट बटा d/2, यहां भी दोनों मल्टीप्लाई होके स्क्वायर के रूप में आ गए। और यहां देखिए, यहां A एप्सिलॉन नॉट बटा d/2 कॉमन ले लीजिए, तो यहां जब कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में K1 प्लस K2 बचेगा, K1 प्लस K2, और यहां जाएगा A एप्सिलॉन नॉट d/2। तो ये दोनों ब्रैकेट बिल्कुल समान है, तो इस पूरे ब्रैकेट से इसकी एक घात कैंसिल हो सकती है। अब एक घात इसका बचा और ये 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, 2 पलट के ऊपर चला जाएगा। एट लास्ट यहां हमको प्राप्त हो जाएगा CK इक्वल टू K1 K2 बट्टा K1 प्लस K2, ये हो जाएगा, और साथ में 2 A एप्सिलॉन नॉट बाई d, ये प्राप्त हो जाएगा। तो तुल्य धारिता हो जाएगा CK K1 K2 K1 प्लस K2 2 A एप्सिलॉन नॉट बाई d। ऊपर लिख दे
हो सकता है यहां ना दिखाई दे रहा हो, यहां हम फाइनल इसका आंसर लिख रहे हैं। ये सी के इक्वल मिला हमको, सी के इक्वल टू K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 2A एप्सिलॉन नॉट बटा डी। ये रिजल्ट विन्यास 2 में ये तुल्यधारिता हमको प्राप्त हुई है। अब एक अंतिम प्रश्न है, तो सॉरी 34 नंबर है भी, 34 35 दो प्रश्न बचे हुए हैं, 24 को मिटाया जा रहा है। देखिए प्रश्न संख्या 34। 34 प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, पारे की 27 एक समान बूंदों में, पारे की 27 एक समान बूंदों में प्रत्येक को 10 वोल्ट विभव तक आवेशित किया गया है। तो पारे की 27 छोटी बूंदें हैं और छोटी बूंदों पर विभव कितना है, प्रत्येक छोटी बूंद पर विभव प्रत्येक छोटी बूंद पर विभव दिया है 10 वोल्ट का, 10 वोल्ट विभव तक आवेशित किया गया। यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद पर कितना विभव होगा। पारे की 27 छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जा रही है, उस बड़ी बूंद पर विभव बताना है। हमने मान लिया कि प्रत्येक छोटी बूंद पर आवेश स्मॉल क्यू है, प्रत्येक छोटी बूंद पर आवेश स्मॉल क्यू और प्रत्येक छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर। माना कि प्रत्येक छोटी बूंद पर आवेश Q तथा त्रिज्या स्मॉल आर है। प्रत्येक छोटी बूंद पर आवेश Q तथा त्रिज्या उसकी स्मॉल आर है, और बड़ी बूंद की त्रिज्या को हमने कैपिटल मान लिया, कैपिटल आर। बड़ी बूंद की त्रिज्या अगर कैपिटल आर हो तब क्या होगा, तो देखिए अगर छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं तो उस बूंद का आयतन जो होगा वो समान होगा। 27 छोटी बूंद का आयतन एक बड़ी बूंद के आयतन के बराबर लिया जा सकता है। तो यहां देखिए एक बड़ी बूंद का आयतन हो जाएगा, बूंदें गोलाकार होती हैं तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, और ये 27 छोटी बूंद के आयतन के बराबर। यहां से हम 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब लिख सकते हैं। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा दोनों पक्ष में। अब यहां देखिए कैपिटल आर इक्वल टू निकाले तो इधर घनमूल लेना पड़ेगा, घनमूल आएगा 27 आर क्यूब का, तो 27 का घनमूल 3 हो जाएगा, आर क्यूब का आर हो जाएगा, तो आर इक्वल टू 3R मिल गया, आर इक्वल टू 3R। अब अगर कहा जाए कि एक छोटी बूंद पर आवेश कितना है, तो एक छोटी बूंद पर आवेश क्यों है, अच्छा बड़ी बूंद पर आवेश को अगर कैपिटल क्यों मान लिया जाए तो बड़ी बूंद पर कुल आवेश कितना होगा। एक बड़ी बूंद पर आवेश ये हो जाएगा कैपिटल Q इक्वल टू 27 स्मॉल क्यू। छोटी आवेशों पर, छोटी बूंदों पर क्यू आवेश है तो 27, अब छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंद बनाई हुई है तो 27 इंटू स्मॉल क्यू लिख सकते हैं। और छोटी बूंद की धारिता, छोटी बूंद की धारिता अगर निकाली जाए, प्रत्येक छोटी बूंद की धारिता बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये हो जाएगा।
और बड़ी बूंद की अगर धारिता कहें तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर लिख सकते हैं। हमें निकालना क्या है, बड़ी बूंद पर विभव। तो हम छोटी बूंद पर आवेश की गणना कर ले, Q का मान क्या होगा, Q बराबर तो छोटी बूंद की धारिता गुणे छोटी बूंद का विभव, C इंटू वी वाले फार्मूले से। तो इस छोटी बूंद की अगर हम धारिता को स्मॉल c से लिख रहे हैं और इसके विभव को v लिख रहे हैं तो C इंटू वी, और C का मान देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और V का मान यहां 10 दिया हुआ है। प्रत्येक छोटी बूंद पर विभव 10 वोल्ट है, तो कहीं ना कहीं ये 10 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल r लिखा जा सकता है, ये हो जाएगा। बड़ी बूंद पर विभव देखिए कितना होगा, बड़ी बूंद पर विभव, बड़ी बूंद पर विभव बड़ी बूंद पर विभव हमको निकालना है। तो बड़ी बूंद पर विभव V डैश से अगर लिखा जाए तो V बराबर क्या होगा, Q बटा बड़ी बूंद पर आवेश और बटा बड़ी बूंद की धारिता, इसको हमने कैपिटल C लिख दिया। V डैश इक्वल टू Q बटा कैपिटल C। अब B डैश की वैल्यू निकालना है, देखिए Q, कैपिटल Q का मान है 27 इंटू स्मॉल Q, 27 इंटू स्मॉल Q, और कैपिटल C का मान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R लिख सकते हैं। विलगित गोलीय चालक की धारिता फार्मूला बताया जा चुका है, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू त्रिज्या, तो यहां त्रिज्या से मल्टीप्लाई करके लिख दिया गया। अब देखिए B डैश निकाल लीजिए, B डैश इक्वल टू आ जाएगा ऊपर 27 इंटू Q का मान निकाल चुके हैं, 27 गुणे ये हो जाएगा 10 और फिर ब्रैकेट में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r, यहां हमने रख दिया उस Q का मान, बटा नीचे है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R, और कैपिटल R का मान निकाला गया है 3R के बराबर, तो इंटू 3R यहां कर सकते हैं, 3 इंटू स्मॉल r ये लिख सकते हैं। तो देखिए क्या कैंसिल हो सकता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, इस R से इस R को काट सकते हैं हम, बचेगा क्या, तो यहाँ 3 है, देखिए 3 से 27 भी कटेगा, 3 9 27 भी कैंसिल हो रहा है। तो एट लास्ट B डैश इक्वल टू हमको मिल गया, ऊपर 9 और 10 का गुणनफल बचा, 9 गुणे 10, इसके अलावा सारे पद कट चुके हैं, तो V डैश इक्वल टू हमको प्राप्त हो गया 9 वोल्ट, 90 वोल्ट। इस प्रकार पारे की 27 छोटी बूंदें मिलकर जब बड़ी बूंद बनाएंगी तो उस बड़ी बूंद पर विभव आएगा 90 वोल्ट। अब एक लास्ट प्रश्न है, आज का आखिरी प्रश्न देखिए, देखिए इस अंतिम प्रश्न में दिया है एक घन की प्रत्येक भुजा, एक घन की प्रत्येक भुजा की बात हो रही है। देखिए यहां फिगर मिट गया, यहां हम दोबारा बना रहे हैं। एक घन है और इस घन की प्रत्येक भुजा में C धारिता का संधारित्र लगा है। एक घन बनाया गया, ये मान लीजिए घन है, भुजाएं बराबर है, एक घन है और इसकी प्रत्येक भुजा में समान धारिता C का संधारित्र लगा हुआ है। प्रत्येक भुजा में समान धारिता C का हमने एक संधारित्र ले लिया। जितनी भी भुजा है उन सभी भुजाओं में समान धारिता C का एक संधारित्र ले लिया गया। अब हमें निकालना क्या है, प्रश्न में कह रहा है घन की प्रत्येक भुजा में C धारिता का संधारित्र लगा है बिंदुओं P और R। तो P और R मतलब यहां पर बिंदु P है और यहां बिंदु R है, ये विकर्ण के अनुदिश लिया गया है।
इस P और R के मध्य में तुल्य धारिता निकालना है। यहां बिंदु वो है OP और इसको Q कहा गया है, ये R है और यहां पर S लिया गया है और इस बिंदु को T कहा गया है और इस बिंदु को M और इसको N। तो कुल मिलाकर इसमें कितने संधारित्र लगे हुए हैं तो हम जानते हैं इसमें कुल देखेंगे तो टोटल 12 संधारित्र हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये टोटल 12 संधारित्र हैं। और विकर्ण के अनुदिश जब निकालना होता है तो विकर्णता अगर निकाले तो देखिए विकर्ण के अनुदिश निकालने पर इनकी संरचना कुछ इस तरीके से होगी। इसका ब्लॉक डायग्राम बनाया जाए तो ये कुछ इस तरीके से जुड़ा होगा। यहां पर बिंदु P है और इस स्थान पर O भी होगा, T भी होगा और ये O, T और M, यानी इतना भाग हमें R में 2 भागों में इसको विभक्त करना है। तो ये तीनों भाग एक साइड में कर दिया जाएगा, M, T और S, ये सारे बिंदु यहां पर होंगे। और इसके आगे देखिए बाकी 6 भाग, बाकी 6 इसमें समांतर क्रम में यहां होंगे। 1 2 3, इसी तरीके से नीचे 4, एक 5 और एक ये 6। ये 3 इस प्रकार से जुड़े हैं, 6 इस प्रकार से है और फिर 3 इस प्रकार से होंगे। ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा भी गया है परीक्षाओं में। तो इनकी संरचना P और R के बीच में देखा जाए तो कुछ इस तरीके से ये जुड़े हुए हैं। P और R के बीच में इस प्रकार से ये जुड़े हुए हैं कि इसमें 3 संधारित्र इधर समांतर क्रम में है, 6 समांतर क्रम में ये है और 3 इधर है। तो हम इनका तुल्य पहले निकाल लें। इनका तुल्य, इनके तुल्य को अगर C1 कहें और इस 6 का तुल्य इसको C2 कहें और इसको अगर 3 का तुल्य कहें C3, तो C1 C2 C3 हमको ज्ञात करना है और फिर बाद में इनको श्रेणी क्रम में जोड़कर हम P और R के बीच तुल्य धारिता निकाल सकते हैं। P और R के बीच तुल्य धारिता इनको श्रेणी क्रम में जोड़कर निकाल सकते हैं। तो देखिए समांतर क्रम में फार्मूला पढ़ चुके हैं, इन सब की धारिता CC है। तो यहाँ 3 संधारित्र है और इन तीनों संधारित्रों की अगर तुल्य धारिता निकाली जाए तो C1 की वैल्यू हमको मालूम चल जाएगी। C1 बराबर C प्लस C प्लस C यानी 3C हो जाएगा, 3C आ जाएगा। इसी प्रकार से यहां 6 संधारित्र लगे हैं C2 निकालने के लिए। देखिए C2 में हम C C C C 6 बार जोड़ेंगे तो 6C हो जाएगा और C3 में देखिए C3 में आ जाएगा 3 बार C जोड़ेंगे तो 3C हो जाएगा। अब ये तीनों संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो श्रेणी क्रम में धारिता का सूत्र बताया गया है। तुल्य धारिता कैसे निकालते हैं? 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इस फार्मूले का प्रयोग करके निकालेंगे। मान रख दीजिए 1/3C प्लस 1/6C प्लस 1/3C। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 6C आ जाएगा। यहां ऊपर 2 मल्टीप्लाई होगा, यहां 1 आ जाएगा, यहां भी 2 आएगा, तो कुल मिलाकर 5/6C। और इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो C इक्वल टू हमको मिल जाएगा 6C/5, या इसी को हम लिख सकते हैं, सॉरी इसको इक्विवेलेंट कर लीजिए, क्योंकि C के पदों में है तो तुल्य को C EQ कर दीजिए, EQ, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ CC हो जाएगा। ये टोटल P से R के बीच की जो तुल्य धारिता है उसको CEQ लिखा गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटी CEQ। तो CEQ कर देंगे तो ये भिन्न रहेगा, अन्यथा CC दोनों तरफ कैंसिल होने लगेगा। तो अलग रखने के लिए अब देखिए 6 को 5 से भाग करें अगर, तो 5 1 5, एक पॉइंट लगाएंगे, 5 दूनी 10 कट जाएगा, इंटू C, इस रूप में भी लिख सकते हैं। C इक्विवेलेंट का ये हमको फार्मूला ये मिल गया मान।
कि जो सी इक्विवेलेंट होगा पी और आर विकर्णता अगर हम देखें तो तुल्य धारिता इसमें 6/5 सी कह सकते हैं या 1.2 सी। इस प्रकार ये 35 प्रश्नों की यह श्रृंखला आज समाप्त हो रही है और नेक्स्ट डे अब हम अगले टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे जिसमें धारा विद्युत का हमें अध्ययन करना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।